Hello everyone, we started unit first and lecture number 4. ओके, एग्जाम्पल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड और उसकी सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पूरा एग्जाम्पल उसी पे डिपेंड करेगा, मतलब क्रिस्टोफल सिंबल कैसे लिखना है और क्रिस्टोफल सिंबल का फॉर्मेट क्या रहता है, वो पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल है, कंप्यूट द नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड इन द फॉलोइंग केस। मतलब नॉन वेनिसिंग जो क्रिस्टोफल सिंबल है उसको हम कंप्यूट करेंगे जो कि हमको गिवन इक्वेशंस दिया है उसके साथ। मतलब इस तरह के एग्जांपल बहुत सारे हैं इस यूनिट में। मतलब एक गिवन इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा आपको और आपको जो नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफल सिंबल है उसको आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, ये इज इक्वल टू ये ओवर आर और बी इज इक्वल टू बी ओवर टी। दो कोऑर्डिनेट है, मतलब हमने इस तरह का एग्जांपल इस यूनिट में पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि स्टार्टिंग में था सेकंड वीडियो में। सो हियर एक्स डैश इज इक्वल टू आर, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन में टोटल 4 कोऑर्डिनेट है, जो कि पहला आर, सेकंड थीटा एंड थर्ड वन इज़ फाई एंड फोर्थ वन इज़ टी। मतलब 4 कोऑर्डिनेट है, मतलब 4 वेक्टर आएंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर आर, x2 सेकंड कोऑर्डिनेट वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू फाई एंड x टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। सो G11 इज इक्वल टू, मतलब G11 मतलब आर वाला कोऑर्डिनेट। ओके, सॉरी आर नहीं, G11 मतलब ये वाला फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट। सो G11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर ये। देन G22 मतलब आर वाला कोऑर्डिनेट। सो G22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वेयर। मतलब इस इक्वेशंस को हम ये G11, G22, G33, G44 इसकी वैल्यूज़ हम जो गिवन इक्वेशंस है उसके गिवन इक्वेशन जो है उस पर से लिख रहे हैं। सो G11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू द पावर ये, G22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वेयर, G33 इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और G44 इज इक्वल टू ई टू द पावर बी। ओके, ये आ गए हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर पूरे G11, G22, G33 और G44। अब हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कब कैसे निकालते हैं। सो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऑफ G11 मतलब हर वेक्टर का कोवेरिएंट वेक्टर का हम रेसिप्रोकल लेंगे। सो G11 का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ई आ जाएगा। जब हम G22 का रेसिप्रोकल लेंगे सो कॉन्ट्रावेरिएंट इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर, मतलब रेसिप्रोकल लिए। अगेन G33 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे सो माइनस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और E44 का हम जब कोवेरिएंट निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा। देन द पैटर्न ऑफ नॉन जीरो सिंबल इज, देखो अब इस इक्वेशंस में हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट थे, मतलब G11, G22, G33 और G44। तो हमको चारों भी कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 और 4, 4, 4। अब देखो जो G11 दिया था हमारे पास, जब G11 दिए थे तो उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था। G11 में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था, तो इसीलिए हमने G11 के जगह पे उसके नीचे 1 लिखा। ओके, समझ में आया। जब हमारे पास G11 में एक ही कोऑर्डिनेट था तो हमने उसकी जगह पे 1 लिखे। देन जब G22 हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट था तो उस G22 में हमारे पास एक ही था वेक्टर था, मतलब R था, एक ही था, तो उसके नीचे हमने सिर्फ 1 लिखे। अब देखना जब हमारे पास G33 था, G33 तो उसमें R भी एक कोऑर्डिनेट था और थीटा भी एक कोऑर्डिनेट था, मतलब उसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट थे, 2। सो G33 के नीचे हमने एक 1 लिखा और 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट थे, एक R था और थीटा था। यहाँ पे क्या था, सिर्फ R था और यहाँ पे क्या था, एक कांस्टेंट वेक्टर था ये। और अब देखो G44 में जब हम G44 लिए
तो G44 में हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट था जो कि कांस्टेंट था, वो था 1, एक ही था, इसीलिए हमने वहाँ पे 1 लिखा। ये ध्यान से देखना, अगर ये समझ गया ना तो पूरा यूनिट समझ जाएगा आपको, पूरा यूनिट आप इसी पे चलेगा। सो हमारे पास एक गिवन इक्वेशंस था और उस गिवन इक्वेशंस में 4 कोऑर्डिनेट थे, इसीलिए हमने चारों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किए r, थीटा, फाई एंड टी को। ओके, सो गिवन इक्वेशंस से हम लोगों ने G11 मतलब पूरे जो 4 कोऑर्डिनेट है कोवेरिएंट वेक्टर G11, G22, G33 और G44, हमने इन चारों वेक्टर G11, G22, G33, G44 की वैल्यू निकाली इस गिवन इक्वेशन के साथ। अब हमने कोवेरिएंट निकाल ली थी मगर हमको कॉन्ट्रावेरिएंट चाहिए थी। सो कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए हम लोग क्या करते थे, इन चारों का रेसिप्रोकल लेते थे। सो इन चारों का हमने रेसिप्रोकल लिए तो ये हमको ये मिल गई चारों वैल्यू। ओके, देन द पैटर्न ऑफ नॉन जीरो सिंबल इज, मतलब 4 वेक्टर है, सो 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3 और 4 4 4। ओके, अब देखो 1 1 1 में हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट था, मतलब वेक्टर था जो कि आर्बिट्री था। सो हमने 1 1 की जगह नीचे 1 लिखे। अब 2 2 में भी एक ही था r, तो हमने उसके नीचे 1 लिखे। 3 3 में 2 थे, r और थीटा, तो उसके नीचे हमने 1 2 लिखा। इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको भी। सो 4 4 की जगह भी 1 था, तो उसके नीचे हमने 1 लिखे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेंस द पॉसिबल नॉन जीरो सिंबल आर, मतलब ये जो हमारे पास 4 सिंबल है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और इस चारों इक्वेशंस को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो देखो ये आपको अच्छे से समझना है। देखो पहला था हमारे पास 1 1 1 1। ओके, ये आपको अगर अच्छे से समझ गया तो समझ जाएगा पूरा एग्जाम्पल। देखो इस इक्वेशन को अब हम किस तरह से लिखते हैं, देखना, ये गैमा ऑफ, ये जो 1 है यह हमने अपर पोजीशन में लिखा। ओके, और ये जो 1 1 है यह हमने लोअर पोजीशन में लिखा। तो यह हम किस तरह से लिखते हैं, एक्चुअली ये जो कैपिटल गैमा है यह हम ये 3 पेयर में लिखते हैं, 3 पेयर में लिखते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल देंगे, उसके बाद फिर 3 पेयर में लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल देंगे। ओके, अब देखो हमने पहला लिया, ये जो नीचे 1 था उसको हमने अपर पोजीशन में लिखा, और ये जो नीचे 1 1 है इसको हमने लोअर पोजीशन में लिखा। तो देखो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, अब ये फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम इस 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये देखो ये जो 1 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और ये जो 1 है उसे हम यहाँ पे नीचे लाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा, तो और ये वाला जो 1 है ये नीचे इसके जगह पे आ जाएगा। मतलब फिर से क्या बनेगा, ये 1 1 1, मतलब लिखने का कोई मतलब होगा, सेम यही टर्म आएगी। मतलब 1 1 को अगर हम इस पैटर्न में लिखेंगे तो बार बार वही टर्म रिपीट होगी। मतलब इस टर्म को हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। अगर इसके जगह पे ऐसा होता तो इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते थे, देखो 2 2 1, अगर इसके जगह पे ये वाली टर्म रहती तो हम इस टर्म को कैसे लिख सकते थे। देखो ये 2 2 1 है, तो ये 1 को हमने अपर पोजीशन पे लिखा और ये 2 2 को हमने लोअर पोजीशन पे लिखा। ठीक है, अब देखना ये वाला जो 2 है ये हम इसकी जगह पे ले जाएंगे, और ये वाला जो 1 है इसको हम नीचे लाएंगे। मतलब देखो ये, अब देखो नेक्स्ट टर्म में ये 2 ऊपर चला गया, और ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2, और ये वाला जो 1 है ये नीचे इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब 1। देखो अब ये कैपिटल गैमा और ये कैपिटल गैमा दोनों कैसे डिफरेंट है। अब देखना, और अब देखना ये वाला जो 2 है ये इसकी जगह पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 और 1 2, देखना तीनों भी सिंबल कैसे डिफरेंट है। ओके, देन मैंने बोला था कि 3 गैमा के बाद राइट हैंड साइड का सिंबल देंगे हम। ओके, 3 की पेयर बनाएंगे, मतलब 3 हो गए, मतलब एक पेयर हो गई। अब देखो इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
अगर हमने अब ये 1 फिर से ऊपर ले गए 1 और ये 2 और इस 2 को हमको नीचे लाना पड़ेगा 2 2। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, मतलब ये टर्म लिख के कोई फ़ायदा नहीं आप हमारे पास, मतलब ये टर्म लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस सिंबल को हम इस 3 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखना अगर ऐसा रहा 3 1 2, मतलब इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 3 के पास 2 कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब ये 3 3 1 2 है, तो क्या करेंगे हम पहले 3 3 1 को लिखेंगे। ओके, मतलब ये जो 3 3 है इसका यूज़ करेंगे हम पहले। सो 3 3 3 1 जो है ना, इसका यूज़ करके हम किस तरह से लिखेंगे। देखो ये अपर पोजीशंस पे 1 और लोअर पोजीशंस पे 3 3, ठीक है। अब देखना ये वाली जो टर्म है ये हम ऊपर ले जाते हैं, सो 3, बाद में ये वाली टर्म हम नीचे लाएंगे, सो ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा और ये 1 जो हमने नीचे लाए वो 1। ओके, देखो दोनों भी टर्म कैसी है, डिफरेंट है। उसके बाद क्या करेंगे हम ये वाली टर्म फिर से ऊपर ले जाएंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी। देखो तीनों भी कैसे है, डिफरेंट है। अब इसके बावजूद हम लिख सकते हैं क्या कुछ, अगर इसको हम फिर से ऊपर ले जाएंगे और उसको नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1 3 3 लिख कर कोई मतलब है क्या, सेम यही आया, मतलब इसको इस वेक्टर को लिख के कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब इस 3 3 को हम अगर 1 के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास 3 कैपिटल गामा मिलेंगे, ठीक है। अगर हम 3 3 को 1 को 3 वेक्टर क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3 3 को 1 के साथ जब हमने रिप्रेजेंट किए तो टोटल 3 ये मिले हमारे पास कैपिटल गामा, मतलब 1 पेयर मिली। अब हम क्या करेंगे, जो 3 3 है उसके नीचे 2 भी था, मतलब अब हम इस 3 3 को 2 के साथ लिखेंगे, मतलब ये जो 2 है ये अपर पोजीशंस पे और 3 3 है लोअर पोजीशंस पे, ठीक है। ये पहली पेयर हो गई। उसके बाद पहला कैपिटल गामा हो गया। उसके बाद इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और इस 2 को नीचे लाएंगे। ओके, देन इस 3 को फिर से ऊपर ले जाएंगे और इस 3 को नीचे लाएंगे। देन इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 3, देखो ये और ऐसे आ गई, मतलब इसको लिखकर कोई फ़ायदा नहीं। मतलब जब हमने 3 3 का 1 के साथ 3 3 को 1 के साथ लिखा तो एक पेयर आई, और 3 3 को 2 के साथ लिखा तो और एक पेयर आई। मतलब हर 3 कैपिटल गामा के बाद में हम राइट का सिंबल देंगे। ओके, मतलब हम इस पूरे को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना इस एग्जांपल में क्या था, 1 1 को हम जब लिखेंगे 1 1 1, सो 1 कैपिटल 1 1, इसको कितनी भी बार आप रोटेट करो तो फिर से यही आने वाला है, मतलब बार बार लिख कर इसका कोई फ़ायदा नहीं। सो 1, देन 2 2 का 1 के साथ लेंगे हम, सो 1 2 2, फिर से हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को 2, मतलब ये 2 2 1 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म देखो, इस पैटर्न को मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 4 4 1। ओके, पहले हम 1 1 को लिखेंगे 1 1 1 1। ओके, इसको और एक बार लिखकर कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वही टर्म आने वाली है। अब मैं डायरेक्टली 2 2 को लेता हूँ। देखो 2 2 2, अब मैंने इस 2 को यहाँ पे रिप्लेस किए, मतलब ऊपर में ले गए और 1 को नीचे लाया, ठीक है। देखो 3 कैपिटल गामा हो गए तो राइट का सिंबल। देन अब इस 1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ 1, और ये 2 को नीचे लाऊंगा। नहीं, लिखकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एज इट इज़ वो सेम टर्म आने वाली है। ओके, एज इट इज़ वो सेम टर्म आएगी, ठीक है। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेते 1 3 3। देखना अब इस 3 को हम ऊपर ले गए और इसको 1 नीचे लाए, एक टर्म हो गई। अब फिर से इस 3 को हमने ऊपर ले गए और इस 3 को नीचे लाए, 2 टर्म हो गई। अगर फिर से हम लिखेंगे 3 सिंबल हो गए, मतलब राइट का सिंबल। ओके, फिर से अब हम इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लाएंगे, सो 1 3 3 आएगा। यहाँ पे वो आ चुका है, मतलब लिखकर कोई फ़ायदा नहीं। अब हम 3 3 को 2 के साथ लिखेंगे,
सो इस 3 को ऊपर ले जाएंगे और 3 2 को नीचे लाएंगे, देन 3 ऊपर 2 3 नीचे। ओके, 3 सिंबल हो गए, मतलब 1 पेयर हो गई राइट हैंड सिंबल। देन हम 1 4 4 को लेंगे, मतलब ये वाले टर्म हो गए। आप इसको देखो, ये हो गया, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, सो इस 1 को नीचे लाएंगे, देन इसको 4 ऊपर, देन 1 4। और इसके बाद कुछ आने वाला है क्या? नहीं, मतलब ये टोटल सिंबल्स। मतलब इस इक्वेशंस इसको जब हम इन पॉसिबल नॉन ज़ीरो सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कितने पॉसिबल नॉन ज़ीरो सिंबल्स आते हैं, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके कितने पॉसिबल नॉन ज़ीरो सिंबल्स आते हैं, तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे। तो कितने नॉन ज़ीरो सिंबल्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब देर आर 12 नॉन ज़ीरो सिंबल्स। ओके, ये कितने हैं? पूरे 12 नॉन ज़ीरो सिंबल्स आए। अब इस 12 नॉन ज़ीरो सिंबल्स का हम 1 बाय 1 उसको कंप्यूट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू कंप्यूट कैपिटल गैमा ऑफ 1 1 2 1. So we know that the Christopher symbol of second kind, so capital gamma of mn to r is equals to grs mn comma s. ओके, मतलब देखो यहाँ पे जो mn है इस टर्म में m इज इक्वल्स टू बी 1 है, n इज इक्वल्स टू 1 है और r इज इक्वल्स टू 1 है। मतलब जो r है वो अपर पोजिशंस में है और जो mn है वो लोअर पोजिशंस में है। सो इस इक्वेशंस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किए। सो कैपिटल गैमा ऑफ आर एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी आर एस एम एस कॉमा एन, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम एस कॉमा एन प्लस एन एस कॉमा एन माइनस जी एम एन कॉमा एस। ओके, देन गैमा ऑफ एम एन टू आर और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम एन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। अब देखो इस ब्रैकेट को हम बाय क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इस ब्रैकेट पे हम फर्स्ट काइंड जब अप्लाई करेंगे तो कैसा रहता है वो? हाफ ऑफ एम आर ओवर एन। ओके, आगे फर्स्ट टर्म, देन एन आर ओवर एम सेकंड टर्म, देन एम एन। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी? माइनस आएगी, क्योंकि हम ये दोनों वेक्टर ले रहे हैं एम एन विथ रिस्पेक्ट टू आर। ओके, सो नाउ कैपिटल गैमा ऑफ 1 1 2 1 हाफ ऑफ, देखो जी आर एस, आर की वैल्यू कितनी आई? 1, मतलब अपर पोजीशन पे 1 है, मतलब आर की वैल्यू 1। सो यम जी, यहाँ पे देखो यम की जगह हमने क्या लिए? सॉरी, आर की जगह 1 लिए, यम एज इट इज़ रखा और एन की जगह भी 1 लिए। सो जी आर की जगह एन की जगह पे 1, यम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर की जगह पे 1, देन माइनस जी एम एन और आर की जगह पे हमने आर ही लिखा। ओके, देखो अब फिर से हाफ ऑफ जी यम की जगह पे क्या है? 1 है, मतलब जी 1 1। सो यम जहाँ पे यम बचा हुआ है सब जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हाफ ऑफ जी 1 1 ऑन ब्रैकेट जी 1 1 कॉमा 1 प्लस जी 1 1 कॉमा 1 माइनस जी 1 1 कॉमा 1। सो हाफ ऑफ जी 1 1 और ये क्या आया? ये प्लस और माइनस कैंसिल, मतलब जी 1 1 कॉमा 1 हाफ ऑफ। आप देखो जी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर 1 1 क्या हुआ? क्या गिवन था हमारे पास? जी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर 1 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ये, देखो ये हमने उसको जी 1 कॉन्ट्रावेरिएंट जी 1 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। देन कोवेरिएंट वेक्टर जी 1 1 क्या था हमारे पास? जी 1 1 था ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर ये था। ओके, जी कोवेरिएंट वेक्टर जी 1 1 था माइनस ई टू दी पावर ये था। अब हम उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कॉमा 1 है, मतलब सिर्फ एक ही बार उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब जी 1 1 कॉमा 1 इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे तो क्या आएगा? माइनस ई टू दी पावर ये इंटू ये डैश आएगा। सो जी 1 1 कॉमा 1 की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अभी 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है इसे हम इस तरह ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। सो ई टू दी पावर माइनस ये को हमने 1/e टू दी पावर ये लिखा और ये टू दी पावर एज इट इज़ ए डैश एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैपिटल गैमा ऑफ 1 1 2 1 ए डैश अपॉन 2 आ जाएगा।
मतलब हमने 1 को जब कंप्यूट किया तो ये मिला हमको, ये डैश अपॉन 2। अब उसी तरह से कैपिटल गामा ऑफ 2 to 1 को हम कंप्यूट करेंगे। सो कैपिटल गामा ऑफ RMN हाफ ऑफ GRS, ये फॉर्मेट हम लोगों ने पता है, हम बाय क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से लिख सकते हैं। सो 1/2 RMN की वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। R की वैल्यू यहाँ पे देखो, R इज इक्वल टू 1 है, M इज इक्वल टू 2 है और N इज इक्वल टू 2 है। फिर से हम लोगों ने उसी तरह से लिखा, देखो कैपिटल गामा ऑफ 2 to 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर G11 माइनस G22 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब G22 का डेरिवेटिव लेंगे हम एक बार। सो हाफ ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर G11 की वैल्यू थी माइनस ए टू द पावर माइनस ये, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट की, और G22 की वैल्यू थी माइनस R²। ओके, सो जब हम माइनस R² को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, 2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2R। ओके, देन सो माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा। सो ए टू द पावर जो है ये माइनस ये है, इसको हम रेसिप्रोकल पे ले आएंगे और ये 2 कैंसिल और ये R अपॉन माइनस R अपॉन टू द पावर ये, मतलब जब हमने कैपिटल गामा को 2 को 1 के साथ कंप्यूट किए तो ये मिल गया हमको। इसी तरह से हम लोगों को सब, मतलब जो हमारे 12 नॉन ज़ीरोज़ आए थे, 12 नॉन ज़ीरोज़ आए थे, सब के सब 12 नॉन ज़ीरोज़ हमको कंप्यूट करना है। ओके, तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा ये कि बाकी के जो 10 है वह आप लोगों के लिए कंप्यूट करना है।